जब भी हम टाइम डायलेशन या समय के धीमे होने के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में सीधे एल्बर्ट आइंस्टाइन या फिर कोई साइंस फिक्शन फिल्म आती है ना? ऐसा लगता है कि ये आइडिया तो पूरी तरह से मॉडर्न साइंस की ही देन है। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि ये कमाल का कॉन्सेप्ट हजारों साल पहले हमारे पुराणों में लिखा हुआ था? चलिए आज इसी अविश्वसनीय कहानी की परतों को खोलते हैं। तो देखिए, एक तरफ हमारे पास है आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जो ये बताती है कि समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता, ये बदल सकता है। और दूसरी तरफ हमारे पास है भागवत पुराण की एक बहुत ही पुरानी कहानी, राजा ककुदमी की कहानी। आज हम यही देखने वाले हैं कि कैसे ये दोनों दुनियाएं एक दूसरे से मिलती हैं। और यही है आज का हमारा सबसे बड़ा सवाल। क्या यह सच में मुमकिन है कि एक प्राचीन राजा ने ब्रह्मांड के उस नियम को महसूस किया हो जिसे हमारा विज्ञान आज समझना शुरू कर रहा है? यही सवाल इस पूरी कहानी को इतना दिलचस्प बना देता है। तो चलिए अब कहानी के किरदारों और उनकी अनोखी परेशानी से मिलते हैं। ये हैं राजा ककुदमी। एक बहुत ही शक्तिशाली और नेक राजा थे जो अपनी प्रजा का बहुत ख्याल रखते थे। उनकी एक बेटी थी और बस यहीं से उनकी इस असाधारण यात्रा की शुरुआत होती है। और ये हैं राजकुमारी रेवती। वो सिर्फ खूबसूरत ही नहीं थीं, बल्कि हर कला में माहिर और आध्यात्मिक रूप से भी बहुत आगे थीं। अब मुश्किल ये थी कि राजा को उनके लायक कोई लड़का ही नहीं मिल रहा था। धरती पर हर राजकुमार को परखने के बाद राजा ककुदमी ने एक ऐसा फैसला लिया जो कोई और शायद सोच भी नहीं सकता था। उन्होंने तय किया कि वो सीधे सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा से ही सलाह लेंगे और अपनी योग शक्तियों का इस्तेमाल करके वो अपनी बेटी को लेकर ब्रह्मलोक के लिए निकल पड़े। तो अब देखते हैं कि जब वो अपनी इस असाधारण मंजिल पर पहुंचे तो आखिर वहां हुआ क्या। जैसे ही राजा ककुदमी और रेवती ब्रह्मलोक पहुंचे, उन्होंने देखा कि वहां एक शानदार म्यूजिकल कॉन्सर्ट चल रहा था। गंधर्व, जिन्हें दिव्य संगीतकार माना जाता है, भगवान ब्रह्मा के सामने अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे थे। अब राजा ककुदमी बहुत ही विनम्र स्वभाव के थे। उन्होंने भगवान ब्रह्मा की एकाग्रता को भंग करना ठीक नहीं समझा और वो चुपचाप एक तरफ खड़े होकर संगीत के खत्म होने का इंतजार करने लगे। यहाँ एक बहुत बहुत जरूरी बात पर ध्यान देना होगा। राजा और उनकी बेटी के लिए ये इंतजार बस कुछ पलों जैसा था। उन्हें लगा जैसे वो संगीत की धुन में इतना खो गए कि बस कुछ मिनट ही बीते होंगे। समय के बीतने का उन्हें जरा भी एहसास नहीं हुआ। और बस यहीं से कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। जैसे ही संगीत खत्म हुआ, राजा ब्रह्मा के पास पहुंचे। राजा ने बड़े सम्मान से अपनी परेशानी बताई और अपनी लिस्ट ब्रह्मा जी को दिखाई। उनकी बात सुनकर ब्रह्मा जी हल्का सा मुस्कुराए और फिर उन्होंने जो कहा, उसने राजा के पैरों तले जमीन खिसका दी। सोचिए, उस एक पल में राजा को कैसा महसूस हुआ होगा। ब्रह्मा ने आगे बताया कि जितनी देर उन्होंने यहां इंतजार किया, उतनी देर में पृथ्वी पर 27 चतुर्युग बीत चुके थे। एक चतुर्युग में 4 युग होते हैं: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। मतलब लाखों करोड़ों साल का वक्त गुजर चुका था। और फिर ब्रह्मा ने उस रहस्य से पर्दा उठाया जो आज की मॉडर्न फिजिक्स की नींव है। उन्होंने समझाया कि समय हर जगह एक जैसा नहीं होता। ये हर लोक, हर डायमेंशन में अलग अलग स्पीड से बहता है। ब्रह्मलोक में बिताए गए वो कुछ मिनट पृथ्वी पर गुजरे हुए युगों के बराबर थे। तो चलिए अब इस प्राचीन कहानी को हम आज के विज्ञान के चश्मे से देखते हैं। आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी हमें ठीक यही बताती है कि समय कोई फिक्स चीज नहीं है। ये 2 चीजों पर निर्भर करता है, स्पीड और ग्रेविटी। आप जितनी तेजी से चलते हैं या जितनी ज्यादा मजबूत ग्रेविटी वाली जगह पर होते हैं, समय आपके लिए उतना ही धीमा हो जाता है। जैसे एक ब्लैक होल के पास जहां ग्रेविटी बहुत ज्यादा होती है, वहां समय पृथ्वी के मुकाबले बहुत धीरे चलेगा। जब हम इन दोनों बातों को आमने सामने रखते हैं तो समानताएं सच में चौंकाने वाली हैं। पुराणों का ब्रह्मलोक, जहां समय धीमा था, वो फिजिक्स के एक हाई ग्रेविटी जोन की तरह ही तो है। चाहे उसे दिव्य लोक कहें या ब्लैक होल, नतीजा एक ही है, टाइम का फैल जाना, यानी टाइम डायलेशन। ये कनेक्शन वाकई सोचने पर मजबूर कर देता है। जब राजा ककुदमी और रेवती वापस पृथ्वी पर आए तो सब कुछ बदल चुका था। वो दुनिया जिसे वो छोड़कर गए थे अब थी ही नहीं। लोगों का कद छोटा हो गया था, समाज, संस्कृति, सब कुछ पूरी तरह से बदल चुका था। लेकिन ब्रह्मा ने उन्हें एक रास्ता भी दिखाया था।
उन्होंने कहा था कि द्वापर युग में भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम ही रेवती के लिए सही वर होंगे। और इस तरह कहानी एक नए युग में अपने अंजाम तक पहुंची। तो ये कहानी हमें सिखाती क्या है? इसका आखिर में मतलब क्या है? ये कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि शायद हमारी पुरानी कथाएं सिर्फ कल्पना की उड़ान नहीं है। हो सकता है कि उनमें ब्रह्मांड के वो गहरे राज छिपे हों जिन्हें हमारा विज्ञान आज दोबारा खोज रहा है। ये दिखाता है कि ज्ञान और सच की खोज हजारों सालों से चलती आ रही है। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या हमारे पूर्वज हमसे कहीं ज्यादा जानते थे? क्या उनके पास ऐसी कोई तकनीक या ऐसा कोई ज्ञान था जो समय के साथ कहीं खो गया? ये एक ऐसा सवाल है जो इतिहास और विज्ञान के बीच की लकीर को धुंधला कर देता है और हमें अपने अतीत को एक बिल्कुल नई नज़र से देखने के लिए मजबूर करता है। इस बारे में आपको क्या लगता है? क्या ये टाइम डायलेशन का एक प्राचीन उदाहरण है? अपने विचार हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए और प्राचीन ज्ञान की इस यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए विदेसरा को सब्सक्राइब करें।